हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो जनरल काउंटर की वैकेंसी आई है उसके प्रैक्टिस सेट आप लोग के चल रहे थे कंप्यूटर के। उसके प्रीवियस सेट के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा। आपको चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रीवियस सेट क्वेश्चन की, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन पहले आए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए से फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर में जहां एक्सेसरीज जुड़ती हैं उसे कहते हैं पोर्ट, रिंग, बस, जिप। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जहां पर एक्सेसरीज यानी कि जो कंप्यूटर में कुछ आवश्यकता के अनुसार जैसे हमको नीड होती है, हम कुछ और एक्सेसरीज उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो वहां जिसके थ्रू जोड़ी जाती है वो चीज क्या कहलाती है, तो उसे पोर्ट कहते हैं। जो पोर्ट होता है उसमें से ही हम और जो हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर से की हेल्प करने या हमको जिस तरह की नीड होती है प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो हार्डवेयर जो होते हैं, डिवाइसेस होती है, उसमें हम कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम पोर्ट के जरिए करते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर सप्लाई यूनिट, मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर, स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, जैसे कि आप शॉर्ट में सीपीयू कहते हैं, तो जो सीपीयू होता है इसके कितने भाग होते हैं या पार्ट होते हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो क्या क्या चीजें सीपीयू में ऐड होती हैं। सीपीयू में स्टोर यानी कि वो जगह या वो कह सकते हैं जो मेमोरी होती है, कहाँ पर स्टोरेज करके आप रखेंगे तो वो स्टोरेज हो जाता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, और साथ में कंट्रोल यूनिट। तो ये तीन हिस्से होते हैं एक सीपीयू के अंतर्गत। एक आपका मेमोरी हो जाएगा, दूसरा हो जाता है ALU का और तीसरा हो जाता है CU का। तो ये तीन मिलकर के क्या बन जाता है, हमारा सीपीयू तैयार होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग जरूर मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीपीयू कंप्यूटर का क्या होता है। तो ऑप्शन में इस तरह से आ सकता है आपके कि माइंड मस्तिष्क होता है, हृदय होता है, रक्त की तरह होता है। तो इस तरह से ऑप्शन आपके बनेंगे, तो कई बताइएगा मुझे कि क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना है। स्टोरेज यूनिट, इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट, लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है या फिर जो ALU यूनिट होता है वहां पर और उसके साथ जो कनेक्ट होती है, क्योंकि जो सीपीयू होता है उसमें बहुत से इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, उसी के साथ ही जुड़ी रहती हैं। तो वहां पर जो किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे होते हैं, तो उसके साथ रिस्पॉन्ड कौन करता है, कौन उसके उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमें आउटपुट देता है। क्योंकि आप कंप्यूटर पर जब काम करते हैं तो कीबोर्ड है, माउस है, सब इनपुट डिवाइसेस हैं, इनके थ्रू क्या कर रहे हैं, आप कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ काम करने के लिए देते हैं कि कंप्यूटर वो काम करेगा। उसके बाद कंप्यूटर उस चीज को प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे देता है। तो ये आपकी कमांड को जो रिसीव करता है और सारे चीजों पर काम करता है, वो क्या हो जाता है, उसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो सारी प्रोसेस का काम करता है। तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों को उपयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। तो जब आपकी नेशनल सिक्योरिटी की बात की जा रही है, वहां पर जो हवाई यातायात यानी कि जो एयर ट्रैफिक इस तरह से कह सकते हैं कि जो एरोप्लेन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह, या फिर जो रडार होता है उसको कंट्रोल किया जाता है, तो उसके लिए कंप्यूटर में किस तरह की चीजों का या किस तरह के कंप्यूटर का यूज किया जाएगा। तो कौन सा कंप्यूटर हो जाता है, वो हो जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कई तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, तो जो आपके नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजों के लिए यूज किए जाते हैं, वहां पर हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज होता है। ये एक तरह के जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर है उनका एक मिश्रित या फिर मिला जुला एक कह सकते हैं कि रूप होते हैं, यानी दोनों के ही फीचर्स इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है, रैम में, सीपीयू में, सीयू में या फिर मॉनिटर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कैश मेमोरी होती है वो कहाँ पर स्थित होती है, कहाँ पर स्थित होती है, वो आपकी
सीपीयू में होती है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसमें स्थित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कैश मेमोरी जो होती है वो किस टाइप की मेमोरी होती है, तो एक चिप होती है जो कि सीपीयू में अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करके रखती है और आवश्यकता पड़ने पर उसको हम यूज कर सकते हैं। इतना समझ लीजिए कि क्या होता है, बफर का काम करती है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको तेज गति से वो फौरन ही वो चीज याद करनी, तो जो कैश मेमोरी होती है वही वो वहां पर हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी त्वरित गणना हेतु आंकड़े प्रदान करती है तथा शीघ्र वाष्पशील प्रकृति की होती है। यानी कि जो रैम है इसकी फुल फॉर्म इन्होंने बताई, रैंडम एक्सेस मेमोरी करेक्ट है कि त्वरित गणना हेतु आंकड़े प्रदान करती है तथा शीघ्र वाष्पशील प्रकृति की होती है। यानी कि वो ऐसा की मेमोरी है कि हमें गणना के लिए कोई भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्विकली हमको प्रोवाइड कराती है और जल्दी क्या होती है वो मेमोरी इरेज भी हो जाती है, गायब हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि निर्देश योग्य रोम या प्रकृति में गैर वाष्पशील होती है तथा एक बार के लिए निर्देश योग्य युक्त होती है। निर्देश योग्य रोम यानी कि यहाँ पर रोम की बात की जा रही है। रोम भी कई तरह की होती है, तो जो कितने टाइप की मेमोरीज होती है मैंने आप लोग को बताई थी, तो उसमें रोम के जो एक टाइप रोम भी था, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी से कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में निर्देश योग्य जो उन्होंने रोम लिखा है। तो ये कह रहे हैं कि ये प्रकृति में क्या होगी, गैर वाष्पशील यानी कि शीघ्र नष्ट नहीं होती है अतः एक बार के लिए निर्देशों ओटीपी युक्ति होती है कि आप एक बार में वन टाइम के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपका सही कह रहा है रोम के बारे में। दूसरा इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है कि मिटने वाले निर्देश योग्य यानी कि ईप्रोम, ईप्रोम क्या हो जाता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नाम से ही क्लियर है, इरेज की जा सकती है। यानी कि यहाँ पर आवश्यकता अनुसार आप इसको इरेज कर सकते हैं, इसे पराबैंगनी प्रकाश के स्रोत पर आसानी से खुला रखकर मिटाया जा सकता है। यानी कि इसमें प्रोग्राम को हम जो है जो भी इंफॉर्मेशन इसमें होती है वहां पर उसे हम इरेज कर सकते हैं, और जो रोम होती है वहाँ पर उसको मिटाया नहीं जा सकता क्योंकि नाम से रोम रीड ओनली मेमोरी, इससे आप केवल पढ़ सकते हैं, वहां पर आप कुछ कर नहीं सकते, उसमें लिख नहीं सकते कुछ भी। तो यहाँ पर ईप्रोम जो होती है लेकिन उसे इरेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है गतिशील रैम, डी रैम, रैम चिप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस को संग्रहित करती है। बायोस का क्या हो जाता है, ये आपको फुल फॉर्म दे रखी है, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस की फुल फॉर्म होती है। डी रैम होती है, इसे डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ये क्या रहती है कि एक तरह की चिप होगी जो कि बायोस को संग्रहित करती है। तो ये पॉइंट भी सही, तो ये चारों ही पॉइंट क्या हैं, सही हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि ये चारों पॉइंट सही। यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, चारों को अच्छे से समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द्वितीयक संग्रहण उपकरण केवल डाटा संग्रहित कर सकते हैं परंतु वह डैश नहीं कर सकते हैं। अंगगणितीय परिचालन, तार्किक परिचालन, फेच परिचालन या फिर सभी विकल्प सही है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो केवल डेटा को क्या कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है, लेकिन और वो क्या नहीं कर पाएगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर ना ही वो कोई भी कैलकुलेशन कर सकती है, ना ही वहाँ पर कोई भी रीजनेबल ऑपरेशंस होते हैं, ना ही वो फेच कर सकती है। ये तीनों ही क्या जो फीचर्स हैं, विशेषताएं किसकी हैं, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी की होती है, ना कि सेकेंडरी की। तो यहाँ पर सारे ही विकल्प क्या हैं, सही हो जाएंगे। ये यानी कि तीनों ही काम क्या होती है जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो नहीं कर सकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल को लोड करना और सेव एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉनिटर के द्वारा, कंपाइलर्स के द्वारा, इंटरप्रेटर्स के द्वारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी फाइल को लोड करना है और सेव करना है, तो वो काम कौन करता है या किसके द्वारा उसे परफॉर्म किया जाता है, तो उसे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही आप किसी फाइल को लोड कर सकते हैं या फिर इस तरह से कह सकते हैं वहां पर उसे सेव कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक रिसोर्सेज की तरह होता है जिससे आप बहुत से काम कर सकते हैं। क्या क्या कार्य कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, मेमोरी मैनेजमेंट कर सकता है, इनपुट आउटपुट को मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट, लिनक्स, मैक ओएस, इनमें से कोई नहीं। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाता है लिनक्स।
नेक्स्ट होता क्या है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बात की जा रही है कि ओपन सोर्स होगा, तो ये इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है जो सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल होता है, यानी कि ये सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से कह सकते हैं कि फ्री है। कोई भी यूजर इस सिस्टम का यूज कर सकता है, इसे मॉडिफाई कर सकता है। जो भी इसकी थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी रखता है वो इसे मॉडिफाई करके भी अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित विभिन्न उद्देश्यों हेतु प्रयोग किया जा सकता है। एक व्यापारिक टूल के रूप में, संचार की सुविधा के लिए, क्रियाओं के निर्माण तथा विलोपन संचालित करने हेतु, बैकअप सिस्टम प्रदान करने हेतु। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाम से क्लियर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी काम को करने के लिए अलग से स्पेशली जो है इंस्टॉल करवाए जाते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि एंटीवायरस होता है, वायरस को रोकने के लिए, कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर में इंस्टॉल करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि विशेष उद्देश्य हेतु प्रयोग किया जा सकता है, तो किस तरह से किया जा सकता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एक व्यापारिक टूल के रूप में करेक्ट हो जाएगा, संचार की सुविधा के लिए ये भी करेक्ट है, क्रियाओं के निर्माण तथा विलोपन संचालित करने के लिए, तो किसी क्रिया का निर्माण नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। बैकअप सिस्टम, ये बैकअप भी प्रदान नहीं करता, तो ये दोनों काम नहीं किए जाते हैं। ये सिर्फ काम कौन सा करता है, पहला और दूसरा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस तरह का काम करता है, क्योंकि कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, मैंने आपको बताए भी हुए हैं। तो यहाँ पर एक टूल की तरह यहाँ पर संचार के लिए यूज किया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, लेकिन बाकी की जो दोनों काम दे रखे हैं कि किसी भी क्रियाओं का निर्माण करना है या फिर बैकअप प्रदान करना है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपके फर्स्ट एंड सेकेंड ही करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असेंबली लैंग्वेज की विशेषता को सबसे अच्छा दर्शाता है। ये कोड की पोर्टेबिलिटी को बढ़ाता है, या वही है जो कंप्यूटर देखता है और उससे निपटता है, या अंतर्निहित मशीन की बारीकियों से बंधा है, या पंक्ति में कई निम्न स्तरीय संचालन शामिल हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसकी विशेषता को, यानी कि यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो सबसे ज्यादा उसकी फीचर्स, स्पेशल फीचर्स कहेंगे या बाकियों से उसको अलग कर रहा है, वो फीचर इसमें से कौन सा होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा वो फीचर हो जाता है, वो फीचर आपका हो जाएगा कि ये अंतर्निहित मशीन की बारीकियों से बंधा होता है। यानी कि इसमें क्या रहता है कि असेंबली लैंग्वेज क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है, एक तरह की लैंग्वेज है। किस टाइप की है, ये आपकी लो लेवल की लैंग्वेज होती है, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसका मेनली क्या पर्पस रहता है, इसका पर्पस होता है हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, और जो मशीनी भाषा है आपकी, मशीनी लैंग्वेज होती है, उसके जस्ट अपोजिट ये क्या करेगी, बाइनरी और जो हेक्साडेसिमल के कैरेक्टर्स होते हैं उसमें असेंबली लैंग्वेज को हम ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है कि एक एक छोटी छोटी चीजों को बारीकियों के साथ ये समझ पाती है, उसके अकॉर्डिंग काम करती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि जो आपकी मशीनी जो लैंग्वेज है या फिर जो असेंबली लैंग्वेज है, दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज में ही आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 बिट से सबसे बड़ी संख्या कौन सी संख्या बन सकती है। तो क्वेश्चन कह रहा है जो 8 बिट है, 8 बिट से सबसे बड़ी कौन सी संख्या बन सकती है। तो आपको पता होगा कि एक बाइट जो होता है वो कितने बिट का होता है, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि एक बाइट जो होगा इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, 8 बिट के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या 8 बिट से बनी हुई कौन सी हो सकती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो 8 बिट होंगे, तो कंप्यूटर की भाषा में अगर हम उस 8 बिट को लिखें तो किस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। जब 8 को हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी में 2 पावर लगती है, तो इसको जब लिखेंगे तो हम 1 1 1 में डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा बाइनरी में 0 और 1 दो ही की भाषा समझता है, तो 2 ही डिजिट होते हैं। तो यहाँ पर हम 1 को ही 8 टाइम्स लिखेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, आपका पावर लेते हैं, 2 की सबसे पहले में 0 हो जाएगी, फिर 1 होगी, 2 होगी, जितने भी दे रखे होंगे उसी के हिसाब से हमारी बढ़ती चली जाती है पावर। उसके बाद इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले की पावर 0 है तो 1 ही आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये प्लस का साइन लगेगा। फिर यहाँ पर की पावर आपकी 1 ही है, तो 2 को एक बार ले जाएंगे 2 ही आएगा, मल्टीप्लाई 1 से करिएगा तो 2 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 2 है तो 2 दूना 4, 2 टाइम्स जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आ जाएगा। इसी तरह से सेम आपको आगे भी करते चले जाना है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, उसके बाद कितना आएगा, फिर आ जाएगा 16, इसके बाद 2 की पावर
5 दे रखी है, कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 6 है, कितना आएगा 64 आ जाएगा। और लास्ट में हमारा कितना आएगा 2 की पावर 7 को करेंगे तो आ जाएगा 128। अब इसको हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को जोड़ लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर कितना आ जाएगा हमारा 255 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। जब भी आपको कहे कि कोई डिजिट दे रखा है, उससे आपको बताना है कि डेसिमल में कितना आएगा। बाइनरी से जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो ये कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखा जाए, जो बाइनरी और डेसिमल की अगर लैंग्वेज होती है उसमें लिखें तो 8 टाइम्स यहाँ पर आपका ये इस तरह से होगा। कोई और संख्या अगर दे रखी होती तो वहाँ पर हमारे 0 भी हो सकता था, क्योंकि 0 और 1 ही 2 ही ये भाषाएं होती हैं, सॉरी 2 ही आपकी जो है डिजिट्स होते हैं। यहाँ पर 0 भी हो सकता था, तो निकाला आपको ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर 0 होगा तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा। मल्टीप्लाई करने पर 0 से किसी भी संख्या को अगर आप गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, आपको पता होगा। तो इसको अगर हम लिखते हैं बाइनरी की भाषा में तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। और अगर ये डेसिमल में जब चेंज हो जाएगा तो कैसे आएगा, ये इस तरह से निकल के डेसिमल में आ जाएगा। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे बाइनरी से डेसिमल में चेंज किया जाता है। डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर हमने समझा कि बाइनरी से हम डेसिमल में किसी चीज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और ध्यान में भी रखिएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फंक्शन एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का महत्वपूर्ण फंक्शन है? डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना, सेव करना और प्रिंट करना। डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना, मूव और डिलीट करना। टेबल्स की रचना और एडिटिंग करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर होता है, जब उसका यूज कर रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन से फंक्शंस उसमें होते हैं। तो वहां पर हम डॉक्यूमेंट को बना भी सकते हैं, उसे एडिट भी कर सकते हैं, सेव और प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके अंदर हम टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी और मूव और डिलीट भी। और साथ ही हम वहां पर टेबल्स को भी बना सकते हैं, टेबल्स भी बना सकते हैं, उन्हें एडिट भी कर सकते हैं। ये तीनों ही काम हम एमएस वर्ड में कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? स्टाइल्स, ऑटोफिल, इंटेंडिंग, अलाइनमेंट यानी कि संरेखण। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, एमएस एक्सेल है, उसका कौन सा ऐसा फीचर होता है जिसका यूज करके आप परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किया जो आपने एक सीक्वेंस में डेटा को लिखा होता है तो उसको ऑटोमेट करने के लिए, स्वचालित करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किसमें हो जाता है, वो आपका ऑटोफिल हो जाता है। कि अगर वहां पर ये रहता है कि अगर आपको सिंपल सीधे से सीक्वेंस में 1 2 3 ही डालना है तो वहां पर भी आप उसको ऑटोफिल के ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, सारे सीक्वेंस में डाल सकते हैं। या अगर आपने एक में फॉर्मूला लगाया है तो वहां पर आप माउस है, माउस का यूज करके वहां पर आप बाय बटन को प्रेस करिएगा और उसको जो है प्रेस करके नीचे की तरफ जो है उसको स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर क्या होता है, बाकी के सारे उसमें वही फॉर्मूला लग जाता है। तो वो ऑटोफिल का ऑप्शन होता है। वही मैंने आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि इसमें जिसने भी प्रैक्टिकल कंप्यूटर को सीखा हुआ है, कंप्यूटर को अच्छे से यूज करना आता है, उसके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एमएस पावर पॉइंट में एक स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए एक गतिशील तरीका प्रदान करता है। क्लिप आर्ट, ट्रांजिशन, एनिमेशन, फुटर। यानी कि जो पावर पॉइंट है आप उसका यूज कर रहे हैं पावर पॉइंट का, तो वहां पर स्लाइड शो चल रहा है, आपने पूरी आपकी प्रेजेंटेशन बना ली, सारी स्लाइड्स आपकी बन गई, अब आप उसको स्लाइड शो में करके देख रहे हैं तो वहां पर एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा तरीका होता है, इसको आप यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है ट्रांजिशन। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैसे भी अगर आप लोगों को वीडियो एडिटिंग आती हो अच्छे से, जो आजकल एनिमेशन डाले जाते हैं तो वहाँ पर कई स्लाइड्स बनाई जाती हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर स्विच करने के लिए ट्रांजिशन का वहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ब्राउजर पर एक नया टैब खोलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल टी, कंट्रोल ए, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल वाई। यानी कि जब आप सर्च कर रहे होते हैं कुछ तो वहाँ पर ब्राउजर में कोई आप एक चीज देख रहे हैं, अब आप दूसरा भी कुछ और साथ ही ओपन करना चाहते हैं, या जैसे अगर आप लोग की कंप्यूटर की बहुत से लोगों की शॉप ही होती है तो वहाँ पर फॉर्म्स फिल करने का काम है और भी बहुत से जो है काम करते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि आप एक साथ कई लोगों का काम करते हैं, जैसे कस्टमर्स आपके रुके रहें, जाए नहीं, तो एक साथ कई लोगों का काम करते हैं तो कई एक टैब आप वहाँ पर ओपन करते हैं, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है वो ये पूछ रहा है। कौन सी शॉर्टकट की वहाँ पे यूज होती है, तो कंट्रोल प्लस
टी यूज होती है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कंट्रोल ए जो होती है वो ऑल सेलेक्ट के लिए होती है, इसका यूज किया जाता है ऑल सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल वाई जो होती है ये अंडू के लिए यूज की जाती है, यानी कि कोई भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसको वापस से अगर आप रोकना चाह रहे हैं, या फिर टेक्स्ट है आपने लिखा है आपसे डिलीट हो गया, आप उसको दोबारा लाना चाह रहे हैं तो अंडू का यूज करते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू का यूज किस लिए किया जाता है? आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि कंट्रोल डब्ल्यू का यूज हम, या फिर ये कह सकते हैं कंट्रोल डब्ल्यू जो है वो किस चीज की शॉर्टकट की है, तो आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल लिखते तथा भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सी जगह को खाली नहीं छोड़ा जा सकता? यानी कि जब आप ईमेल किसी को लिख रहे हैं या फिर जो सेंड कर रहे हैं तो किस चीज को आप खाली नहीं छोड़ सकते, अगर छोड़ेंगे तो वहाँ पर आपकी ईमेल सेंड नहीं होती है। सब्जेक्ट फील्ड को, टू फील्ड को, सीसी फील्ड को, या फिर बीसीसी फील्ड को, किस फील्ड को? तो यहाँ पर कौन सी फील्ड होती है? वो हो जाती है टू फील्ड को। टू का मतलब होता है कि आप किसको भेजना चाह रहे हैं, किसके पास आप अपनी ईमेल भेज रहे हैं। अगर आप यही फिल नहीं करेंगे उस व्यक्ति का, उसकी आईडी को जिसको आप भेजना चाहते हैं, तो वहाँ पर ईमेल आपकी सेंड ही नहीं होगी। जहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचरण गति के संदर्भ में बढ़ते क्रम में लैन, मैन और वैन को सही व्यवस्था निम्न से कौन सी है? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या पूछा? संचरण गति की। तो जब संचरण गति की बात की जाती है तो वहां पर जो सबसे बढ़ते क्रम की बात हो रही है, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग आपने पढ़ा होगा। असेंडिंग का मतलब हो जाता है आरोही अवरोही, आरोही हो जाता है छोटे से बड़े की ओर, अवरोही हो जाता है बड़े से छोटे की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बढ़ते क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की ओर असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले वैन आता है, फिर मैन आता है, फिर लैन आता है। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसकी संचरण गति सबसे तेज होती है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौजूदा टेलीफोन लाइनों का उपयोग करके आप निम्न का उपयोग करके इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। यूएसबी, स्विच, हब, मॉडेम, इसका उपयोग करके आप इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। तो कल ही मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो अपलोड करी थी तो वहाँ पे समझाया था अच्छे से कि जब भी टेलीफोन लाइनों को आपस में जोड़ करके किसी इंटरनेट का यूज या कंप्यूटर का यूज करने की बात होती है तो वहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट होता है? मॉडेम हो जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे इस वीडियो में जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करिए आप लोग वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।